अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करें उसका नाम है हाफ़ लाइफ। हाफ़ लाइफ से क्या मुराद है कि हाफ़ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें हाफ ऑफ द एटम्स ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके करते हैं इनटू डॉटर एलिमेंट, यानी स्टेबल एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। उस टाइम को हाफ़ लाइफ कहते हैं। मतलब इनिशियल नंबर ऑफ एटम जो थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के, फॉर एग्जांपल 100 थे, तो वो टाइम जिसमें 50 बाकी रह जाते हैं ना डिके होके, वो हाफ़ लाइफ कहलाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए व्हेन अल्फा बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो चेंज हो जाते हैं इनटू अदर एलिमेंट। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए वी कैन नॉट से अबाउट लाइफ ऑफ पर्टिकुलर एटम, हम किसी एक पर्टिकुलर एटम के बारे में नहीं कह सकते कब डिके करेगा, लेकिन हम ये क्या बता सकते हैं कि कितने टाइम में आधे डिके कर जाएंगे। जिस तरह इंसान की बात करें, हम ये नहीं बता सकते कि एक इंसान कब फोत होगा, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि तकरीबन इतने टाइम में इतने फोत हो जाते हैं, एवरेज एक साल में इतनों की डेथ हो जाती है। ठीक है। वो कौन कौन से लोगों की डेथ होगी ये नहीं हम बता सकते। ठीक है। तो यही हिसाब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, एटम्स का, वो डिके कौन एक पर्टिकुलर एटम कब डिके होगा हम ये नहीं बता सकते, लेकिन हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितने टाइम में आधे डिके करते हैं। ठीक है। और आपको पता नहीं चाहिए रेडियो एक्टिव एटम जो डिके है नॉट अफेक्ट बाय टेम्परेचर प्रेशर इन फिजिकल जो कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता। और अगर फॉर एग्जाम्पल इनिशियल नंबर ऑफ एटम थे 1,00,000, तो हाफ लाइफ में बाकी रह जाएंगे 50,000, और दूसरे हाफ लाइफ में कितने रह जाएंगे 25,000। और आफ्टर ईच हाफ लाइफ नंबर ऑफ एटम जो है ना, जो प्रेजेंट अमाउंट है उसके आधे डिके करते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 हाफ लाइफ में पूरे ही एलिमेंट ख़त्म। ठीक है। क्लियर। तो एक्सप्लेनेशन हमने इतना सा लिखना है जितना मैंने लिखा है, आप इतना ही लिख लेना जो टू दी पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट जो डिस्कस करना है वो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके में वो आपको बता रहा है कि रेडियो एक्टिव डिके के 2 लॉज हैं। पहला ये कि इन्फानाइट टाइम चाहिए होता है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को मुकम्मल तौर पे डिके करने के लिए। क्योंकि आप देखें ना, प्रेजेंट अमाउंट का आधा डिके करने हैं कि 10 1,00,000 थे, 1,00,000 से 50,000, 50 से 25, 25 से 12,500, 12,000 से फिर आगे 6,000, 3,000, 1,500, इस तरह आगे चलते जाने। तो मुकम्मल तौर पे डिके करने के लिए इन्फानाइट टाइम चाहिए। ठीक है। कि बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है मुकम्मल तौर पे डिके करने के लिए। दुनिया को भरे हुए इतने साल हो गए हैं, यूरेनियम अभी तक ख़त्म नहीं हो सका, क्योंकि प्रेजेंट अमाउंट का हाफ डिके करते हैं हाफ लाइफ में। ठीक है। क्लियर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम जो डिके करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द बिगिनिंग ऑफ टाइम पीरियड। कि नंबर ऑफ एटम जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा एटम डिके करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में। फर्ज किया अगर इनिशियल नंबर ऑफ एटम 1,00,000 है तो हाफ लाइफ में 50,000 डिके करेंगे, लेकिन अगर इनिशियल नंबर ऑफ एटम 1,000 है तो हाफ लाइफ में सिर्फ 500 डिके करेंगे। तो इनिशियल नंबर ऑफ एटम डिसाइड करते हैं टाइम इंटरवल शुरू होने से पहले नंबर ऑफ एटम की तादाद डिसाइड करती है कि आया कि इस टाइम इंटरवल में कितने एटम डिके करेंगे। ठीक है। अब रेट ऑफ डिके किसे कहते हैं, इस नंबर ऑफ एटम जो डिके करते हैं पर सेकंड एक टाइम सेकंड में, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ डिके। इसे रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं, सिंपल एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी कहते हैं। डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी इसका फॉर्मूला है, और इसका जो यूनिट है एक्टिविटी का वो बैकुरल होता है। ऐसा यूनिट इसका बैकुरल है, और 1 बैकुरल बराबर होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में अगर एक एटम टूटता है तो रेडियो एक्टिविटी की वैल्यू 1 बैकुरल होती है। इसका एक और बड़ा यूनिट है क्यूरी। 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये भी आपको पता होना चाहिए MCQs के लिए। ठीक है। या फिर हमने बताना है डिके कांस्टेंट के बारे में। डिके कांस्टेंट कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ द डिकेइंग एटम पर यूनिट टाइम, कि 1 सेकेंड में फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम से क्या मुराद है। फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशो, कि जो एटम डिके कर रहे हैं उसको इनिशियल नंबर ऑफ एटम पे डिवाइड कर दें, उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम। और डिवाइड बाय टाइम ये होता है डिके कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला अगर हम ड्राइव करें, हम देखें जो नंबर ऑफ एटम डिके करते हैं ख़ास टाइम में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स के। इसके अलावा नंबर ऑफ डिकेइंग एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टाइम इंटरवल के। जितना टाइम इंटरवल ज़्यादा उतने नंबर ऑफ एटम डिके ज़्यादा करेंगे, और जितने इनिशियल नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे उतने नंबर ऑफ एटम डिके भी क्या करेंगे, ज़्यादा। इनको हम कंबाइन करेंगे। इक्वल का साइन लगाने के लिए कांस्टेंट जो है ना यहाँ पे लैम्डा, ये डिके कांस्टेंट है। और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लगाया है, क्योंकि जो टाइम इंक्रीज़ करता है नंबर ऑफ एटम डिक्रीज़ करते हैं, तो डेल्टा एन की वैल्यू फिर नेगेटिव में ही रहेगी ना हमेशा। ठीक है। जिस तरह वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो तो चेंजिंग वेलोसिटी किस में आती है, नेगेटिव में। तो ये बटे के ऊपर जो वैल्यू है इसे कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम, कि जो एटम डिके कर रहे हैं उसको इनिशियल नंबर ऑफ एटम पे डिवाइड कर दो, उसे कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम।
और फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम को टाइम पे डिवाइड करते हैं तो इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम पर यूनिट टाइम। और आपको पता होना चाहिए डिके कांस्टेंट की वैल्यू एक पर्टिकुलर रेडियोएक्टिव एलिमेंट के लिए कांस्टेंट होती है। जिस एलिमेंट का हाफ लाइफ ज़्यादा होता है ना उसकी डिके कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है, क्योंकि उसकी पर यूनिट टाइम फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम कम होगी। और जिस एलिमेंट का हाफ लाइफ कम होता है उसकी फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम ज़्यादा होती है, यानी कि उसका डिके कांस्टेंट ज़्यादा होता है। इन शॉर्ट डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और डिके कांस्टेंट का यूनिट होता है पर सेकंड। फिर यहाँ पे मैं ग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ बिटवीन नंबर ऑफ एटम एंड टाइम। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है कि फर्स्ट के इनिशियल नंबर ऑफ एटम n नोड थे, तो एक हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाएंगे 1/2 n नोड। दो हाफ लाइफ के बाद 1/2 n नोड का हाफ होगा तो 1/4 n नोड हो जाएगा। तीन हाफ लाइफ के बाद 1/4 n नोड का हाफ होगा और वो क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है कि आफ्टर वन हाफ लाइफ रिमेनिंग एटम ये होंगे n नोड ओवर 2। आफ्टर टू हाफ लाइफ n नोड ओवर 2 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो ये 2 नीचे 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4, जिसे मैं 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ। आफ्टर 3 हाफ लाइफ इसको मजीद मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, इसको मैं 2 की पावर 3 को 8 भी लिख सकता हूँ। तो आफ्टर t हाफ लाइफ्स यानी कि कोई भी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं फिर क्या होगा रिमेनिंग एटम का फॉर्मूला n नोड डिवाइड बाई 2 की पावर t, यानी यहाँ से हम रिमेनिंग एटम्स की अमाउंट जान सकते हैं अगर आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स बता दिए जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ के दरमियान रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ये कैलकुलस एक मैथमेटिक्स का रूल है, उसको यूज़ करके ड्राइव किया गया था कि डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है हमेशा, जो किसके बराबर है 0.693। यानी जिस एलिमेंट का हाफ लाइफ ज़्यादा होगा उसका डिके कांस्टेंट कम हो जाएगा, डिके कांस्टेंट ज़्यादा तो हाफ लाइफ कम, प्रोडक्ट पूरा सेम रहता है हमेशा। इसकी वैल्यू ये होती है, ये MCQ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर हाफ लाइफ और रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिफरेंट उसने यहाँ पे एग्जांपल दी हैं। यूरेडियम की हाफ लाइफ की वैल्यू ये होती है 4.5 × 10 की पावर 9 ईयर्स। रेडोन की ये होती है 16-20 ईयर्स। रेडोन की रेडियम की ये होती है रेडोन गैस की 3.8 डेज। ये MCQ के लिए सारी वैल्यूज़ आपने करनी है। फिर एंड पे आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी आप बता देना। एक बहुत से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो रेडियोएक्टिव नेचुरली नहीं होते लेकिन हम उन्हें आर्टिफिशियली रेडियोएक्टिव बना सकते हैं बाय बम्बार्डिंग देम विद फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह। ठीक है, जिससे ये होता है वो इलेक्ट्रॉन वगैरह हम जब बम्बार्ड करवाते हैं ना तो वो स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और उनके न्यूक्लियस को एक्साइट कर देते हैं। तो जब वो डीएक्साइट होते हैं तो रेडिएशन इमिट करते हैं। और ऐसे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को हम रेडियो आइसोटोप्स भी कहते हैं, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो हाफ लाइफ वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। बाकी कुछ एक्सरसाइज के शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बुक से ही गाइड कर देता हूँ आपको। पहला शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है स्मार्ट सिलेबस में, दूसरे में कह रहे हैं वाई हैवी न्यूक्लियस आर अनस्टेबल। हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होते हैं? इसलिए कि हैवी न्यूक्लियस इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस होती है, जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था। एंड दोज न्यूक्लियस लाइंग एट द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल देयरफॉर हैविंग लाइट न्यूक्लियस कैन ब्रेक ईजीली। बच्चे यहाँ पे जल्दी में सिर्फ लिख देते हैं बाइंडिंग एनर्जी लेस होती है, आपने पूरा लिखना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस होती है। ठीक है, वैसे तो बाइंडिंग एनर्जी हो सकता है ओवरऑल ज़्यादा बन जाए लेकिन एक न्यूक्लियन की से वेरी स्मॉल आती है। फिर वो पूछ रहे फॉर न्यूक्लियस हैव हाफ लाइफ 1 ईयर, तो क्या इसका ये मतलब है कि 2 साल के बाद वो ख़त्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है मुकम्मल तौर पे डिके करने के लिए एलिमेंट को पूरी यूनिवर्स से। कि हाफ लाइफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज़ 1 ईयर देन ओनली 75% न्यूक्लियर डिके करेंगे, 25% अभी भी मौजूद होगा। कि फर्स्ट के इनिशियल नंबर ऑफ एटम 100 हैं तो 2 हाफ लाइफ के बाद 25 रह जाएंगे। कितने डिके किए? 75%, 25% बाकी हैं। फिर चौथे सवाल में पूछ रहे हैं बताएं कि 2 हाफ लाइफ के बाद क्या फ्रैक्शन ऑफ एटम डिके करती है। तो देखें एक हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ एटम जो बाकी रह जाएंगे वो हो गए n/2। 2 हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएंगे n/4। तो टोटल नंबर ऑफ एटम डिके इन 2 हाफ लाइफ फिर कितने कर गए हैं? इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा 3n/4, यानी कि 75% डिके कर गए हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम फिर क्या होगी आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स 3/4। ठीक है, फिर 5वें में वो आपसे कह रहा है कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट रेडोन है, उसका हाफ लाइफ इतना है 1.6 × 10⁻³ ईयर्स। कह रहा है दुनिया को बने ज़मीन को बने हुए 5 बिलियन साल हो गए हैं। तो लेकिन वो फिर भी अभी तक हाउ कैन वी यूज एक्सप्लेन वाई वी स्टिल फाइंड, कि अभी तक ये हमें क्यों नज़र आ रहा है? इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मुकम्मल तौर पे किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट को डिके करने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए। तुम्हारी ज़मीन को 5 बिलियन साल हुए हैं जो कि इनफाइनाइट नहीं है। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा,
अल्लाह हाफिज़।